अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। नए वीक का एक फ्रेश वे के अंदर आगाज करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हमने तो बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी की है भाई आपके लिए। देखें बहुत सारे इवेंट्स ऊपर नीचे आ रहे थे ना, तो हमने कहा जरा वो गुजर जाए, जैसे मुहर्रम था, फिर 14 अगस्त, फिर हमारी बर्थडे, बहुत कुछ था। तो अभी हमने वो सारी सुपर एनर्जी इकट्ठा करके हमने दोबारा से एक टेक ऑफ का प्रोग्राम बनाया। सो वी बिलीव वी हैव अ वेरी गुड टाइम इन अस। अच्छा जी, मैं आगाज में चाहती थी, इमरान ने भी मुझे मशवरा दी कि यहाँ पे एक अदद बाजा रखना चाहिए था मुझे। हमारा कौमी साज कौमी साज, और उसके साथ ही हमें ओपनिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि कल इन बाजों ने मेरी जिंदगी में जो कोहराम मचाए रखा है ना, वो मेरे ख्याल से बहुत सारे पाकिस्तानियों की जिंदगी अच्छा में। बाजे बजाना भी बहुत जबरदस्त था, और बाजों के ऊपर आने वाली जो मीम्स थी उनका तो बहुत ही कमाल था। आई मीन कहीं बाजा बजाते बच्चे को थप्पड़ पड़ रहे हैं, कहीं कोई बड़ी उम्र की खातून चिंची पे बैठ के बाजा बजा रही है, बट पूरी 14 अगस्त हमारी बाजे के आसपास पाकिस्तानी। आई रियली वांट टू आस्क कि ये क्या सेटिस्फेक्शन है बाजा बजाना, और ये क्या सेलिब्रेशन है। मतलब लिटरली कल आप सड़क पर जा रहे थे, हर गाड़ी में कोई 2-3 बच्चे, अच्छा बच्चे जोड़े बड़े भी माशाल्लाह, ऐसे ऐसे बाजों की आवाज आपके कानों में पड़ी थी। और मैं सोच रही थी कि ये आज़ादी किस तरह की हम मना रहे हैं। आई वंडर, मैं अपील करूंगी हुकूमत से कि अगले साल ये बाजे को कौमी साज नहीं करार बैन करें इनको। मेरे ख्याल में तो बाजा जितना बज रहा है ना भाई, कौमी साज करार दे देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह की हमारा हाल बुरा हो रहा है पैसों महंगाई से, और इनको बाजा एक वक्त होता था जब पुराने टेस्ट मैचेस होते थे ना, तो ये आवाजें पीछे आती थी ना क्रिकेट के अंदर, उस वक्त हमें नहीं पता होता था कि ये क्या है। लेकिन अभी जब हमने इस साजीने का दीदार किया, जो साइंटिफिक इन्वेंशन है जिसमें से पौ की आवाज आती है, और उसके बाद न सिर्फ आवाज आती है बल्कि लोग इसको आपके कान के अंदर घुस के बजाते हैं। एक्चुअली पता नहीं, उनको लगता है कि इससे हम बड़े महसूस हो रहे हैं, कुछ ऐसा मामला है। बहुत सुरीली आवाज है। ट्रस्ट मी, इट हर्ट्स, इट बैडली हर्ट्स। ये आपके कानों के लिए इतना नुकसानदेह है। और जो लोग बजा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके लंग्स स्ट्रांग हो रहे हैं, सॉरी, दिस इज। पिछले साल तो एक बच्चे के गले में भी चला गया था, याद है? वी प्लेड अ वीडियो। It's nothing to laugh about, but still जी, I hope कि आपका 14 अगस्त हमारा खराब करने के बाद सही गुजरा होगा, लेकिन still with that बाजन। और खैर एक और 14 अगस्त पे हम बात हुई पाकिस्तान की, चूंकि डायमंड जुबली थी। हम एक बार फिर आपको इस मुबारक के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान को लंबी जिंदगी दे, बल्कि फॉरएवर पाकिस्तान कायम व दायम रहे। स्टेट बैंक ने जी इस आज़ादी के मौके पर जो 75वीं सालगिरह है, हमारी 75 रुपए का यादगारी नोट जारी किया, 75 कॉम्प्लीमेंट्स द 75th बर्थडे। और इस स्टेट बैंक ने इस हवाले से अपना एक बयान भी दिया और कहा कि नोट सितंबर 2022 के आखिरी हफ्ते में ये आवाम के लिए दस्तयाब होगा। यादगारी नोट के डिज़ाइन में कायद आज़म सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर अल्लामा इकबाल और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तस्वीरें शामिल हैं। और ये पाकिस्तान के हवाले से जिन शख्सियात ने जद्दोजहद की, उन शख्सियात को खिराज तहसीन पेश करने की कोशिश है। इसके साथ जी नोट की दूसरी तरफ मारखोर की तस्वीर भी है, जो कि माहौलियाती पायदारी पर हमारी तवज्जो को मरकूज करती है। और ये पाकिस्तान की डायमंड जुबली के तौर पर की सालगिरह के मौके पर जो है 75 रुपीज़ का एक यादगारी नोट जो है वो जारी किया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। और साथ साथ जी इसमें ये जो आम लोगों के लिए अवेलेबल होगा वो सितंबर से अवेलेबल होगा। तो आप ये अच्छा, इसके ऊपर आपने देखा नोट के ऊपर साइन रजा बाकिर साहब के हैं, जो स्टेट बैंक के गवर्नर नहीं है, लेकिन ये शायद उस वक्त ये प्लान पाइपलाइन में होगा, बट साइन उनके, ही वाज द गवर्नर स्टेट बैंक एट दैट टाइम। वैसे हमने नोटिस किया, तो हमने कहा बात कर लें। हेडलाइंस दिखाते हैं हम जी जनाब। मुल्क के कई शहरों में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी। कोसलमान और बलूचिस्तान में बारिशों से बरसाती नदी नालों में तुगयानी से सूरत हाल खतरनाक हो गई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, कई मकानात गिर गए, बेशतर राबता सड़कें और पुल भी बह गए। मकबूजा वादी में कश्मीरी भारतीय यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। वादी भर में पोस्टर्स लगा दिए गए, भारत के खिलाफ नारे भी दर्ज। और सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे किताब चित्राल दास्तान के हवाले से। साथ होगी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। और उम्रे के ख्वाहिशमंद ख़वातीन और हज़रात के लिए खुशखबरी, जहाँ सऊदी वजारत हज और उम्र ने सयाहत के लिए आने वालों को, मुख्तसर वक्त में रुकने वालों को भी उम्रे की इजाज़त दे दी। दीज आर द टॉप ऑफ द लाइन्स स्टोरी जो कि हमने शामिल की, इस हवाले से आपको बताएंगे। और अब हम शामिल कर लेते हैं आज की बड़ी खबर।
बड़ी खबर में बात करेंगे। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों के हवाले से तो वो जारी हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं। सैलाबी सूरत हाल से जी नशेबी इलाके ज़ेर आब भी आए हैं। कला अब्दुल्ला में सैलाबी रेलों की वजह से 2 बंद टूट गए हैं, जिससे कई पुलों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। अमवात की तादाद 200 हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक और जो है इस हवाले से स्पेल वो होगा और इसमें और हवा का दबाव भी दाखिल हो रहा है और मौसलाधार बारिशों के जो सबब नशेबी इलाके हैं उनमें पानी जमा हो सकता है। दही सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज और कल दरमियानी या कह लें बहुत मॉडरेट सी मौसलाधार बारिश का इम्कान है और समंदर में शदीद तूफ़ान के बायस माहीगीरों को मोहतात रहने का कहा गया है। और साथ ही पीडीएमए ने भी अलर्ट जारी करते हुए पंजाब में आइंदा दिनों में मजीद मानसून बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया है। बिल्कुल, और पीडीएमए ने साथ ये खदशा भी जाहिर किया है कि बारिश के बायस रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरावाला में जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ सकते हैं। 15 और 16 अगस्त के दौरान, यानी कि आज और कल के दौरान रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल के जो नदी नाले हैं इसमें तुग़यानी का खदशा है। जो आसपास रहने वाले लोग हैं जी उनको मुतला करते चले, अगर आप हमें देख रहे हैं। 18 अगस्त तक डीजी खान के बरसाती नाले और जो मकामी नदी नाले हैं इसमें तुग़यानी का खदशा है। आज रात गए लाहौर में बारिश हुई, अच्छी बारिश थी, अच्छा एक स्पेल था, जिससे हब्स बहुत ज़्यादा कल शाम को हमें फील हो रही थी, उसमें थोड़ी कमी आ गई। गर्मी भी आई बिलीव थोड़ी कम हुई है और आज सुबह भी मौसम कदरे बेहतर है। बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, बिल्कुल बलूचिस्तान जो तबाहकारी है उनका सिलसिला तो जारी। इस हवाले से हम अपने नुमाइंदे से अपडेट ले लेते हैं। मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से। मोहम्मद अकरम, शुक्रिया। बलूचिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, मज़ीद बारिशों ने मज़ीद तबाही भी मचाई है और जो हम अमवात की तादाद के हवाले से बात कर रहे थे 200 से के करीब पहुंच गई हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट है इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से और ओवरऑल सिचुएशन अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो? जी हाँ जी, बिल्कुल। देखिए जी, गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीना होने को है जो ये मानसून की बारिशें वक्फे से कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान, जनूबी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जारी हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ की होने वाली जो बारिशें थी उसकी वजह से न सिर्फ कोयटा बल्कि मुख्तलिफ अजला जिसमें मूसा खेल, दुक्की, लोरलाई, लसबेला, जलमक्सी ये ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिशों के दौरान जो है बताया जा रहा है 10 मजीद हलाकतें हो चुकी हैं। तो इस तमाम टेनओवर में के दौरान बताया जा रहा है 200 लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। मूसा खेल जो है इन बारिशों से हालिया दिनों में ज़्यादा मुतासिर हुआ है। वो किस तरह से मुतासिर हुआ है, क्योंकि मूसा खेल एक पहाड़ी इलाका है, कोई सलमान का एरिया है, वहाँ पर जो है पानी जगह जगह पर जमा हो गया, जो राब्ता सड़कें की उन्हें बहा कर ले जा चुके हैं। वो लोग जो 2 रोज़ कबल बारिशों के हल्की होने के दौरान सफ़र कर रहे थे वो बारिशों की वजह से पहाड़ी सिलसिलों में फंस कर रह गए हैं। दूसरी जानिब दुक्की की भी यही सूरत हाल है। 60,000 के करीब ओवरऑल इस तमाम सूरत हाल के दौरान मकानात जो है मुनहदम हो चुके हैं। लोगों के माल मवेशी इसमें बह चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो कीमती असासा था, लोगों का जो बाकायदा तौर पर जो रोज़गार का जरिया था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उनके माल मवेशी बह चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है ना चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने और मुशीर दाखिला और जो पीडीएमए के जो मुशीर भी हैं ज़िया लांगो साहब ने, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर एक प्रेस ब्रीफिंग की थी। इस ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से उनका यही कहना था कि जितने भी लोग जो है बाकायदा तौर पर इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनकी इमदाद की जा रही है। वो लोग जिनके प्यारे उनसे बिछड़ चुके हैं उनके लवाकिन को बुलाया गया था और उनमें इमदादी चेक तकसीम किए गए थे। फी कस 10-10 लाख रुपए जो है इमदादी चेक तकसीम किया गया। लेकिन वो लोग जिनके माल मवेशी बह चुके थे, जिनके अजीज़ व अकारिब जो है सैलाबी रेलों में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे, उन्होंने जब हमसे बात की तो उनका ये कहना था कि उनके प्यारे तो उनसे जा चुके हैं, उनके माल मवेशी भी बह चुके हैं, लेकिन ये 10 लाख उन्हें किसी तरह से कोई ना कोई सहूलत देगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जिस तरह से बारिशों के जो 4 स्पेल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू का पहला अमल भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आला बलूचिस्तान से मैंने ही ये क्वेश्चन किया था एक मीडिया टॉक के दौरान कि 4 जो है ना बारिश के स्पेल हो चुके हैं और जो है रेस्क्यू का एक अमल भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो इस दौरान उनका ये कहना था कि तमाम इलाकों में ज़िली इंतज़ामिया को हम लोगों ने मुतहरिक कर दिया है, जिस जिस जगह पर इमदाद नहीं पहुँच रही वहाँ पर उन्हें इमदाद फराहम की जाएगी। ये सिर्फ की जाएगी तक वाली बात है। अकरम, आप हमारे साथ रहिए। अब्दुल्ला, आपने चूंकि हमें
नुकसानात का तो बताया, ज़रा इस हवाले से ये जो इमदादी मामलात हैं इस बारे में ज़रा फ़रा अजीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि क्या अपडेट्स हैं उनके पास। तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत की फ़रा साहिबा, ये हालात तो बहुत ही ख़राब है, कोई मेकेनिज़म बनाया है आप लोगों ने लोगों की मदद करने का? इस वक्त क्या तखमीना है मजमूई तौर पर नुकसानात का, और अब तक कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपकी मदद पहुँच रही है? चूँकि हमारे कोरेस्पोंडेंट भी साथ है तो वो कन्फर्म भी कर पाएंगे कि क्या वाकई मदद पहुँच रही है या नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ठीक है, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट जहाँ भी मौजूद हैं और वो वहाँ पर हम भी ये कह रहे हैं, और मैं बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात मेंशन कर रही हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग पहले से ही कर ली जाती तो आज हालात ये ना होते। लेकिन अब ये हुकूमत जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक्सपर्टीज के साथ मिलके करके जाएगी, क्योंकि अगले साल भी बारिशें होनी है। हमारे पास कोई वेल प्लान था ही नहीं, मौजूद ही नहीं था। कभी भी कोई डिजास्टर देखें इस किस्म का आता है तो फ़रा साहिबा हुकूमत ने करना था ना, ये तो आप हुकूमत की तर्जुमान है, क्यों नहीं किया गया ये? मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि हमारी हुकूमत जो है अभी चंद माह हुए हैं उसे आए हुए, तो इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव हमने इन चंद माह में ले ली हैं। और इस हवाले से भी आप देखेंगे कि जो इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं, जिसका प्रोसेस प्लान हमने फ़रा साहिबा, अगर कुछ इनिशिएटिव्स आप हमारे देखने वालों के साथ भी शेयर कर सकें कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? अच्छा, इसके हवाले से आपको एक स्पेशल प्रोग्राम मेरे साथ करना पड़ेगा। चलिए आप सीधा निकातों में बता दें। मैं इनवाइट करूंगी, मेरी बात सुने प्लीज। मैं आपको बल्कि इनवाइट करूंगी कि आप आए, ऑन ग्राउंड में रियलिटीज आपको दिखाऊंगी कि कौन से इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, कौन से अभी तक ले चुके हैं। अब मैं आती हूँ सैलाब की सूरत हाल की तरफ से। मैं आपको यही बात कह रही हूँ ना कि पिछली हुकूमतों की जो कमजोरियां थी वो हम भुगत रहे हैं। अब देखें, किला अब्दुल्ला के जो हालात थे वहाँ पर भी जो दो डैम थे, जो छोटे डैम थे, उनके ओवरफ्लो होके एक मचको बड़ा डैम है, वो पानी ओवरफ्लो होके उसमें चला गया था। और फिर जब वो पानी वहाँ से निकला है और फिर उसकी वजह से नुकसानात भी हुए हैं, कैजुअलिटीज भी हुई। इस वक्त क्या फ़रा साहिबा तखमीना क्या है नुकसान का, कितना नुकसान हो चुका है अफराद की सूरत में, इमलाक की सूरत में क्या फिगर है आपके पास, कितना नुकसान हो चुका है? देखिए, अभी तो हम रेस्क्यू एंड रिलीफ के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। और जिस तरीके से आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट को मैंने भी सुना है, प्लीज खुदारा ये वक्त है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे यूनाइटेड होके सबकी मदद को पहुंचे। जहां जहां मदद नहीं पहुंचे, मीडिया का काम मदद करना तो नहीं है फ़रा साहिबा, मीडिया का काम रिपोर्ट करना है, वो हम कर रहे हैं। मीडिया का काम मदद करना नहीं है, वो हुकूमत करता है। हैसियत पाकिस्तानी आपका ये फर्ज बनता है कि हम सबका ये फर्ज है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाएं। ये बात ना करें। और मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ, फिर मेरा काम भी तो तर्जुमानी का है, मैं तो सिर्फ हुकूमती इक़दाम आप लोगों को बताऊं। लेकिन आपसे पूछ भी वही रहे हैं, हम आपसे पूछ भी वही रहे हैं, हम सिर्फ आपसे यही पूछ रहे हैं कि क्या इक़दाम किए हुकूमत ने, यही पूछ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बात का जवाब दे रही हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि मीडिया का काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती। अगर हम पाकिस्तानी हैं, अगर हम मुहिब्बुल वतन हैं, तो जहाँ हमारे पाकिस्तान को, हमारी कौम को हमारी जरूरत पड़ेगी, और रिगार्डलेस ऑफ के हम किस फील्ड में हैं, हमें वहाँ पर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नहीं, हम कर तो रहे हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट करें? हमारी कंट्रीब्यूशन इस हद तक ही हो सकती है कि हम रिपोर्ट करें, और आप लोगों की भी हेल्प इसी तरह से हो सकती है कि वहाँ जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स आपको बता सकें। आपको यही बता रही हूँ कि नुकसानात कितने हुए। देखिए, मेरी बात सुने, अभी रेस्क्यू एंड रिलीफ के प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, ठीक है। अब रिहेबिलिटेशन जो है वो शुरू होगा। सर्वे के लिए कमेटी बना दी गई है, हर डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी होगा वो उसको शेयर करेगा, और फिर सर्वे होगी और रिपोर्ट सामने आएगी। मजमूई तौर पर कितने अजला हैं फ़रा साहिबा इस वक्त जो मुकम्मल तौर पे मुतासिर है? मजमूई तौर पर कितने अजला हैं इससे? अभी तो आपके सामने देखें, किला अब्दुल्ला का जो स्पेल था, जिसको अभी प्रेडिक्ट किया गया है कि ये 18 तक जारी रहेगा, तो ये किला अब्दुल्ला में ये डैम को नुकसान पहुंचने की वजह से। अच्छा, इस पे भी मैं आपको ये बता दूं कि इस पे भी फौरी इंस्ट्रक्शन चीफ मिनिस्टर की तरफ से हुए कि जो भी जिम्मेदार हैं उनको फौरन सजाएं दें। और जिस तरीके से आपने देखा कि एक इलाके में नजबेला में प्राइम मिनिस्टर ने जाके दौरा किया, चीफ मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे कि, और वहां पर किसी की भी कमजोरी, देखें ये वक्त ऐसा नहीं, वहां पे तो बताया जा रहा था कि एहलकार चीफ मिनिस्टर को कुछ और बता रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को कुछ और बता रहे हैं। वो तो हम वी जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट फ़रा साहिबा। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हम इस वक्त उन लोगों की दादरसी करें। खैर, आप हमारे साथ ही रहिए, चूंकि अकरम हमारे साथ है, मैं जरा उनसे अपडेट ले लेता हूँ, ये जो बात आपने कमेटीज वाली की है, ताकि नहीं, I've got your point। मैं जरा अकरम से अपडेट ले लूँ, आप हमारे साथ ही रहिए, मैं दोबारा आता हूँ। अकरम, ये जो फ़रा साहिबा कह रही है कि कमेटीज बन गई हैं, डीसी
कंट्रीज आर गोइंग टू लीड, और हमने ये भी देखना है कि कौन इसका जिम्मेदार है। ऑन ग्राउंड आपको कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है अकरम? जी बिल्कुल इमरान, ऐसा है, ये तो खुद यहाँ पर है ही नहीं, ये तो इस्लामाबाद में बैठी हुई है, ये सिर्फ टेलीफोनिक राब्ते में रहकर यहाँ की ओवरऑल सिचुएशन यहाँ से मालूम कर रही हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी के हवाले से अगर वो खुद यहाँ पर मौजूद होती, जैसा कि वो कह रही है कि मैं हुकूमत की तर्जुमान हूँ, मेरा काम रिपोर्टिंग करना नहीं है, मुझे सिर्फ बताना है, तो वो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो इस्लामाबाद में अगर कभी कभार किसी हवाले से रब्ता करने की कोशिश की जाए तो हमें उनका मौक़िफ़ भी बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। PDMA और दीगर फलाही अदारे जो काम कर रहे हैं वो पहले अमल को मुकम्मल नहीं कर चुके। यहाँ पर बारिश के 4 स्पेल हो चुके हैं, लोग अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। अगर ये कह रही हैं कि हमें जो है इमदाद का अमल मुकम्मल कर रहे हैं और मीडिया को साथ देना चाहिए, तो मीडिया के तवस्सुत से ही बताया गया था कि किला अब्दुल्ला में डैम टूट गए थे और कोहे सलमान और मूसा खेल, दुक्की, लोरलाई में कई लोग अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। PDMA के हुकाम खुद हमसे रब्ता करते हैं, हमसे पूछते हैं कि कौन सी जगह पे ये इलाका है, मतलब खुद ये नहीं मालूम होता है कि मीडिया बता रहा है लेकर जानी है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है अकरम, बिल्कुल मुख्तसर। जी फरा साहिबा, इसका कोई जवाब देना चाहे? मेरे पास 1 मिनट है। साहब मेरी बात सुने, आप बहुत बड़ा दावा ऑन एयर कर रहे हैं कि PDMA के जो लोग हैं वो भी आपसे रब्ता कर रहे हैं। दिस पॉइंट इज नोटेड, और इस पे अभी जैसे ही मैं ये फोन बंद करती हूँ मैं इंशाल्लाह कॉल करती हूँ। और मेरी बात सुने, मैं इस्लामाबाद में बैठी हुई हूँ, मैं कोई मुंबई में या दिल्ली में नहीं बैठी हुई, मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ। और अगर मैं इस्लामाबाद में बैठी हुई हूँ तो आप लोगों को क्या पता कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर मैं तमाम जो हमारे UN रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी एम्बेसीज हैं, उनसे मैं मिल रही हूँ, बिकॉज हमने रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है। हमने अपने लोगों के अच्छा फरा साहिबा, इट्स नॉट टू ऑफेंड यू और एनीथिंग। फरा साहिबा बात सुने, जी जी प्लीज मेरी बात सुने। जी जी, देखें, हुकूमत बलूचिस्तान के इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। We understand. आपको ये नीयत तो नजर आ रही है कि हम अपनी आवाम को बिल्कुल तनहा नहीं। ठीक, आप लोग अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं फरा साहिबा, उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन स्टिल जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उस हवाले से भी मीडिया का काम है उसको रिपोर्ट करना, और वो हम आपको भी इस हवाले के प्लेटफॉर्म से पता लग रहा है जितनी सिचुएशन खराब है उतनी एफर्ट्स नजर नहीं आ रही, नजर आएंगी तो हम क्यों करेंगे उस पर बात। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने तो आपसे आगे आपने हमें बताया आप इस्लामाबाद में हो या क्वेटा में हो। अकरम आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें तो आवाम के मसाइल को रिपोर्ट करना है। इन्होंने कहा मीडिया एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो, हमारा प्लेटफॉर्म तो पिछले कई दिनों से जब से बारिश शुरू हुई है, जब से ये हो रहा है, हम तो यही कर सकते हैं कि हम लोगों को आगाह करें। हमारे कोरेस्पोंडेंट इन नामसाइद हालात में अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए पहुंचते हैं, और ये सिर्फ हम नहीं कर रहे, पूरे मीडिया के सारे चैनल्स कर रहे हैं, अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। व्हाट एल्स वी शुड डू? बाकी जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली स्टेट की है, स्टेट की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम मीडिया की एज ए रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस इसकी जिम्मेदारी पूरी करें। चले जनाब, अल्लाह करे बलूचिस्तान के लोगों की मुश्किल आसान हो, जो सारी सिचुएशन है इसमें हुकूमत वक्त को भी होश आए और लोगों की भी इमदाद हो, और जो आम आप लोग हैं आप भी अपने तौर पे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि वो हमारे बहन भाई हैं, उनको इस वक्त में हमारी जरूरत है। डेफिनेटली ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से, जिसने हमें पहले तो ज़रा उदासियाँ दी लेकिन बाद में थोड़ी खुशियाँ दी हमें कॉमनवेल्थ गेम ने। वेल जनाब, इन गेम्स में हिस्सा लेने वाले जो मुख्तलिफ एथलीट्स हैं, इनका वतन वापसी का सिलसिला इस वक्त जारी है। कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने तुर्की में जारी वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में भी हिस्सा लिया। इनमें अरशद नदीम, द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, वो भी शामिल थे। जेवलिन थ्रो में उन्होंने अपने नाम गोल्ड मेडल किया, एक और गोल्ड मेडल आई बिलीव इस्लामिक गेम्स के अंदर। दूसरी जानब जो पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट है, जो कि हमेशा पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं, वो भी इनमें शरीक हैं। उनका मुकाबला कल होगा। और इससे कबल कॉमनवेल्थ गेम्स में जो रेसलिंग के मुकाबले, इसमें इनाम बट साहब को 86 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में हिंदुस्तान के जो पहलवान थे दीपक पूनिया, उन्होंने इनको हरा दिया था और इन्होंने सिल्वर मेडल पाकिस्तान के लिए अपने नाम किया। जी, तो मजमूई तौर पर अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो पाकिस्तानी रेसलर की कारकर्दगी शानदार रही। इसी हवाले से इनाम बट से बात कर लेते हैं। वो हमारे साथ इनाम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया, अगरचे आप गोल्ड मेडल नहीं जीत सके, बट स्टिल सिल्वर मेडल तो आपके नाम आया, कैसा महसूस करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस ब्यूटीफुल शो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के फजलो करम के साथ कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता। फर्स्ट 3 फाइटें मैंने विन की, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया
अनफॉर्चुनेटली गोल्ड नहीं जीत सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कॉमनवेल्थ का मुकाबला होता है, पूरी दुनिया के टॉप 72 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इन कंट्रीज में इतने बड़े लेवल पर कम्पीट करना और फिर सिल्वर मेडल जीतना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े फ़ख्र की, बहुत बड़े शुक्र का मुकाम है। बिल्कुल गोल्ड मेडल होता तो वो ज़्यादा खुशी थी उसकी कि मैं अपने मुल्क का तराना भी जो है वहाँ था, लेकिन चले मैं समझता हूँ कि गोल्ड मेडल ना सही सिल्वर मेडल मिल गया, तो ये मेडल मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की। अरे सर, आप हमारे लिए गोल्ड ही हैं। आप जब भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं इस ग्रीन शर्ट को पहन के, तो वो किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है। बाकी दो लोग जब लड़ते हैं नाम साहब, तो जीतना एक ही नहीं होता है, लेकिन आपने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। हमें कुछ आपकी इंजरी का भी पता चला कि फाइनल से कबल कोई इंजरी हो गई थी, क्या हुआ था और क्या यही इंजरी बाइस बनी कि आप गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंच पाए नाम साहब? जी बिल्कुल, फाइनल का मुकाबला तो किसी भी इवेंट का हो बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला होता है और फाइनल में पहुंचने से पहले मैंने 3 खिलाड़ियों को हराया। स्कॉटलैंड के खिलाड़ी को मैंने हराया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराया, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को मैंने नॉकआउट किया सेमीफाइनल में। और अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल के दौरान मेरे घुटने में मुझे इंजरी का सामना करना पड़ा और बिल्कुल उसके 1 घंटे के बाद ही हमारा फाइनल का मैच था, जिसमें मुझे टाइम नहीं मिल सका और मैंने वो इंजरी के दौरान ही अपनी फाइट को कंटिन्यू मुझे करना पड़ा और उसी दर्द के साथ मैं खेला। और इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत ज्यादा क्लोज फाइट, कोई शक नहीं है इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैं 2010 में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीत चुका हूँ, इंडियन खिलाड़ी को हराया था। 2016 में भी मैंने गुवाहाटी के मुकाम पर भी इंडियन खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता, 2018 में भी हराया। तो मैं समझता हूँ कि जीत और हार खेल का हिस्सा है। आपने अपना 100% देना होता है। आपकी कोशिश ये होती है कि आप अपने मुल्क के लिए मैक्सिमम करें और प्रेशर कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि इतना होता है, क्योंकि आपने एक एफर्ट की होती है, दुआ आपके साथ पूरे पाकिस्तान की होती है, तो आपने बस अपना 100% देना होता है। और इस इंजरी में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100% दिया। फिर जो अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हुआ था वो हमें मिला। सिल्वर मेडल बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, इस सिल्वर मेडल को इंशाल्लाह गोल्ड में। जबरदस्त। अच्छा इनाम, ऑब्वियसली आप पहले भी हमारे पास आए हैं और पहले भी जिस तरह के एथलीट से हमारी बात होती है शो में, वो कहते हैं कि सहूलियात मौजूद नहीं हैं, उन्हें काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं ट्रेनिंग में। तो आपको हुकूमत की तरफ से कोई ट्रेनिंग में कोई हेल्प या सहूलियात मैसर हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉमनवेल्थ गेम्स में तकरीबन 1970 के बाद 2022 में 52 सालों बाद पाकिस्तान की इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिलाड़ियों ने बहुत जान लगाई है, अपना खून पसीना एक किया है, बहुत एफर्ट की है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने काफ़ी गेम्स के कैंप लगाए हुए थे, हम वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप लेकर दिया हुआ है, तो जिससे बहुत हेल्प मिली है। और इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि हमारे जो बाकी खेल हैं वो भी परवान चढ़ेंगे। जो हमारे खिलाड़ियों ने कारकर्दगी दिखाई है, तो हुकूमती जो सहूलियात हैं वो इंशाल्लाह और ज़्यादा होंगी। और अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है वो ये है कि हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए। जितने हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल ट्रेनिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा परफॉर्मेंस में निखार पैदा होगा। तो बस अब उम्मीद से हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के खिलाड़ी इंटरनेशनल ट्रेनिंग करेंगे। इंशाल्लाह नहीं, आप लोग इतने ज़्यादा खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जितने भी हमारे एथलीट्स हैं जो मेडल्स जीते, जो मेडल्स नहीं जीते, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। भाई क्या कमाल आपका हौसला था, क्योंकि बहुत बड़ा जिगर चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए भी, और फिर जीतना तो बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग का हम जिक्र करें, बड़ा अच्छा पॉइंट अमला ने उठाया, वो ये ट्रेनिंग आपके ख्याल में होनी किस तरह की चाहिए? अगर मैं आपसे कोई मशवरा मांगूँ और अगर कोई साहिब इख्तियार आपको देख रहे हो, तो आपका क्या आपके जहन में आता है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर ट्रेनिंग? जी बिल्कुल, देखें कॉमनवेल्थ के लिए हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैंप लगाया हुआ था। तकरीबन 6 माह के लिए हम लाहौर सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे थे। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने हमें कोचेस प्रोवाइड किए थे, खिलाड़ी थे, और इसके अलावा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने हमें स्कॉलरशिप लेकर दिया हुआ था। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे ममालिक से, तो उनके बजट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको इवेंट दिए जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो उनके तमाम खिलाड़ी बैरून ममालिक में ट्रेनिंग कर रहे थे। और अगर बाकी मुल्कों की बात करें, इवन बांग्लादेश जैसे जो ममालिक हैं और इसके अलावा जो नेपाल जैसे ममालिक हैं, वो भी दूसरे कंट्रीज़ में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला।
पाकिस्तान में हमने ट्रेनिंग की, भरपूर ट्रेनिंग की, और उसी की वजह से आज हमने ये जो मेडल है ये जीते हैं। तो आने वाले जो वक्त है और आने वाले जो इवेंट है उनके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम अपने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाएं ताकि हमारे जो मेडल ठीक हो गया। अच्छा इनाम, आप इस्लामी यकजहती गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कब है आपका मुकाबला और इसके बाद जो साल के आइंदा साल में कौन कौन से ऐसे मुकाबले हैं जिसको आप देख रहे हैं और जिसके लिए आप कम्पीट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त तो मैं अभी मसरूफ़ हूँ वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंजरी के बावजूद भी यहाँ पर मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ। और इंशाल्लाह इसके बाद वर्ल्ड बीच का हमारा मुकाबला होने जा रहा है जो कि इंशाल्लाह यूरोप में रोमानिया में होगा, और बहुत कोशिश होगी कि मैं उस मुकाबले में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप का एक मुकाबला है, तो अभी इस साल तकरीबन 2 से 3 और मुकाबले आ रहे हैं, और पूरी कोशिश है, पूरी एफर्ट है कि मैं अपने पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद करूं, और इंशाल्लाह जितनी मैं आपने नाम बुलंद किया है पाक का, और आप हमारा फ़ख्र हैं, और हर वो प्लेयर जो कि पाकिस्तान का झंडा अपने सीने पे सजा के खेलता है वो हमारा फ़ख्र है। आप सबको हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद पार्टिसिपेट करने के लिए, और फिर इतने बड़े लेवल पे पाकिस्तान के लिए एजाज़ात जीतने के लिए। आई थिंक ये हमारे हीरोज़ हैं जी, इनके स्टैचूज़ बनने चाहिए, इनकी तस्वीरें लगनी चाहिए मुख्तलिफ जगहों पर। ये जो लोग हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, और हम सियासत से निकल के अगर थोड़ा खेलों की तरफ आ जाए तो हमारी कौम के लिए बड़ा अच्छा है, मेंटली बेहतर है। आज आपको पता है नू दस्तगीर जो इस्लामिक गेम्स हैं उसके अंदर आज उनका भी कंपटीशन है 109 किलोग्राम के लिए कैटेगरी के लिए। सो वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है कॉमनवेल्थ के, एंड वी बिलीव कि वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा करें। उनको हमारी बेस्ट विशेस उनके लिए भी हैं। और दूसरी जानिब जी पाकिस्तान का जो डायमंड जुबली है, इस मौके पर जो खेलों से वाबस्ता शख्सियात हैं इनको सिविल अवार्ड्स देने का ऐलान किया गया है। और अगर हम चीदा कुछ नामों की बात करें तो स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान को निशान इम्तियाज से नवाजने का ऐलान किया गया है। और कॉमनवेल्थ गेम्स के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं अरशद नदीम और नूर दस्तगीर जिनकी हम बात कर रहे हैं, भाई मुझे बड़ी खुशी हुई है पढ़ के, उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी के लिए इन 2 चैंपियंस को नामजद किया गया। जी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और कबड्डी फेडरेशन के सरबराह चौधरी शाफे सितारा इम्तियाज के लिए नामजद हुए हैं, जबकि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है बिस्मा मारूफ और कबड्डी के खिलाड़ी शफीक चिश्ती के लिए जो तमगा इम्तियाज है उसका ऐलान किया गया है। जबकि को पहमा सरबाज अली और को पहमा लिटिल करीम और स्नूकर प्लेयर एहसन रमजान समेत दीगर को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो जिस तरह से इन प्लेयर्स को रिगार्ड कर रहे हैं इन मुख्तलिफ एजाज़ात की शक्ल में। ऑब्वियसली ये सिविल अवार्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं एक प्लेयर की अप्रिसिएशन के लिए, जो लेजेंड जैसे हमने जहांगीर खान का जिक्र किया जिन्होंने पूरी ज़िंदगी स्क्वॉश को दी, और अब उनको इसको रिकग्नाइज किया जाना है, दो कि दुनिया भर में किया जाता है लेकिन स्टिल स्टेट की तरफ से किया जाना है। इट्स अ ग्रेट थिंग। बिल्कुल, और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, जितने भी खेलने वाले, उससे इंकरेजमेंट बड़ी मिलती है जो लोग आगे आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं जो ज़रूर यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो जो मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी पाकिस्तान के अंदर जो काम करती हैं, इसमें अब तो खैर बड़ी बड़ी रियल स्टेट कंपनीज भी आ गई हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल, बड़े बड़े स्केल पे वो काम कर रही हैं। इनको हौसला अफजाई करनी चाहिए इन प्लेयर्स की, इनको स्पॉन्सर्स देने चाहिए, इनको जॉब्स देनी चाहिए इन प्लेयर्स को। और इमरान खान साहब ने काम किया था कि उन्होंने डिपार्टमेंटल जो स्पोर्ट्स उसको खत्म किया था, बहुत सारे प्लेयर्स जॉबलेस हो गए, बगैर सोचे समझे ये किया गया, और वो प्लेयर्स बेचारे वाकई परेशान है। इसका भी कोई ना कोई हल जरूर होना चाहिए कि इनकी जॉब्स हों, कम से कम किचन से ये लोग फ्री हों, घर के किचन चलाने से, तभी तो वो खेलों में अच्छा कर सकेंगे। बिल्कुल, चलें जनाब, इस पे और बात करते रहेंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अगस्त चूँकि हमारी आज़ादी का महीना है, तो ये उन तमाम शख्सियात को याद करने का, ये खिराज तहसीन पेश करने का भी महीना है जिन्होंने आज़ादी के हवाले से कुछ न कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया। प्रोग्राम में अब बड़े सगीर को तकसीम होता देखने वाले बुजुर्गों के हवाले से एक सिलसिला है। आसिफ महमूद ने मुख्तलिफ लोगों से, ऐसी शख्सियात से मुलाकात की है। इनमें से एक शख्सियत ऐसी है जिनसे आज की मुलाकात अब करवा रहे हैं। लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और सरहदी इलाका है नरोड़। ये खुसूसी रिपोर्ट है आसिफ महमूद की, आपको दिखाते हैं। कुछ गाड़ियों में आए और कुछ पैदल गाड़ी, बैलगाड़ी हो, तो हम रास्ते में पानी लेने के लिए जो कोई उतरता था उसे वो मार देते थे। ये लंबा सफर था गाड़ियों का। हम कैसे पाकिस्तान आए, भारत से हिजरत करके आने वालों ने सुना दी अपनी अपनी दास्तान। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो झाड़ियाँ चमन की वो मेरा आशियाना। शेर मोहम्मद का ताल्लुक लाहौर के सरहदी इलाका नरबड़ से है। 1947 में ये 10-11 वर्ष के थे। इनका ख़ानदान भारतीय ज़िला गढ़गांव से हिजरत करके पाकिस्तान आया था।
पाकिस्तान जो है बड़ी कुर्बानी से हमें मैसर आया है, ऐसे ही नहीं बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कई औरतें बेचारी हैं, उन्होंने छीन ली, कईयों को कत्ल कर दिया, और जो इधर अमृतसर के ज़रिए आए दिल्ली से अमृतसर तक, इन पर ज़्यादा जुल्म हुआ। इन्होंने 3 गाड़ियाँ उन्होंने अमृतसर में काटी मुसलमानों की। जब भी अगस्त का महीना आता है तो शेर मोहम्मद और इन जैसे दूसरे बुजुर्ग अपनी नई नस्ल को आज़ादी के वाक़यात सुनाते हैं। इसी गांव के बुजुर्ग रोशनदीन के वालिद समेत ख़ानदान के कई अफराद हिजरत के दौरान शहीद हो गए थे। हमारे दादा साहब है ना, वो बैलगाड़ी में आए थे, बैलगाड़ी में उधर से, और हमारे जो बाकी थे वो इधर से आए थे। तो मेरा वालिद तो यहाँ आते ही फौत हो गया था, और हमारे चाचा भी फौत हो गए रास्ते में। हमारे वालिद साहब 4 भाई थे, वो 2 को हमने देखा ना रास्ते में फौत हो गए, एक यहाँ आकर फौत हो गए। नरवड़ गाँव भारतीय सरहद के करीब है। क़याम पाकिस्तान के वक्त इस गांव समेत दीगर करीबी इलाकों में ज़्यादातर सिख और हिंदू आबाद थे। पाकिस्तान को बने 75 बरस बीत गए हैं, लेकिन आज भी नरवड़ गांव के ये बुजुर्ग 1947 में दी गई कुर्बानियों की कहानियाँ जब अपने गांव के नौजवानों और बच्चों को सुनाते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। जी, ये खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। चूंकि हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएं कि सऊदी वजारत हज ने सियाहती वीज़े पर मुल्क आने वाले अफराद को उम्रे की अदायगी की इजाज़त दे दी है। और सऊदी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पिरिट ऑफ सऊदी प्लेटफॉर्म के मुताबिक सियाहती वीज़े के लिए दरख्वास्त देने के अहल जो है 49 ममालिक के शहरी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे, जबकि ई वीज़ा के अहल अफराद जो है सऊदी अरब आमद होने पर एयरपोर्ट से ही जो सियाहती वीज़ा है उसको हासिल कर सकेंगे। इससे फैमिली विजिट और ज़ाती दौरे के दौरान एप्लीकेशन के ज़रिए बुकिंग करवा कर बआसानी उम्रा भी कर सकते हैं। साथ साथ ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि जो मंजूर शुदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए ही सऊदी अरब का वीज़ा हासिल किया जा सकता है। और साथ साथ सऊदी वजारत हज और उम्रा का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को मस्जिदुल हराम ला सकते हैं और 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए खुसूसी इजाज़तनामा हासिल करना होगा, जबकि 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बगैर इजाज़त के वो दाखिल हो सकते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें, कोविड के आगाज़ के बाद से ही हाल ही में सऊदी हुकाम ने खाना काबा के गिर्द जो लगे बैरियर्स हैं उनको हटा दिया है, जिसके बाद ज़ायरीन अब हिजर अस्वद को बोसा देने की इजाज़त भी मिल गई है। ये बहुत बड़ी सादत है, क्योंकि हमारे अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर अस्वद को बोसा दिया, तो अब ये इजाज़त मिल गई है हमें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घर में बुलाए, तौफीक दे, और जो भी लोग जा रहे हैं हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिड ऑफ द शो ब्रेक लेते हैं और शो के अगले हिस्से में आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग एक्सप्रेस। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। मंडे है तो हम निकलेंगे किसी की तलाश में, निकले तेरी तलाश में सेगमेंट है मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से, और बात हो रही है उनकी किताब चित्राल दास्तान पर। देखते हैं आज के आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। चित्राल दास्तान की ये दूसरी किस्त है। चित्राल दास्तान की जो पहली किस्त थी उसमें हमारा जो तवज्जो थी या ज़्यादा जो गुफ्तगू का मौजू था वो त्रिश मीर था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है, और उससे मंसूब उससे मुतल्लिका बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं को पैमाओं के हवाले से, पोर्ट्रेट्स के हवाले से, जो कि अनकही हैं, जो कि अनसुनी हैं, जो ज़्यादा मशहूर नहीं हुई। हमारा फिल्म और ड्रामा का मौजू तो खैर इस तरह का है भी नहीं। और तारड़ साहब ने चित्राल दास्तान में त्रिश मीर से मुंसलिक इस तरह की कहानियों का जिक्र भी किया, और गुज़श्ता किस्त में हमने इस पर तफसीली बात भी की है। तारड़ साहब, अगर हम चित्राल दास्तान का एक बाकायदा आगाज़ करें, और चित्राल दास्तान जो सफ़रनामा है इसका आगाज़ भी बहुत ही कमाल है। आगाज़ आपकी तमाम किताबों में मतलब बहुत ही कमाल होता है। उसकी वजह यह है कि बहुत ही आप इस चीज़ पर शायद आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो होती है। तारड़ साहब, इसका आगाज़ बहुत आला है, और इसमें शुरू में मैं एक छोटा सा कोट कर दूं, उसके बाद आपसे एक सवाल करता हूं। आपने लिखा है कि तो जो सफ़र इस तरह भूलते जाते हैं इनको फिर से याद करने का फ़ायदा, पुरानी बर्फ़ों तक पहुंचने के लिए ताज़ा बर्फ़ों के अंबार को कुरेदने से क्या हासिल, इस झील तक अब क्या पहुंचना जिसमें दर्जनों झीलों के पानी दाखिल होकर उसकी शनाख्त को गुम कर चुके हों। किसी एक गुज़श्ता दीवानगी का तज़किरा चय में नहीं। तारड़ साहब,
इस किताब का आगाज़ तो बहुत ही शानदार है। क्या आप अपनी जब दोबारा किताबें पढ़ते हैं, मसलन देवसाई है या नांगा पर्वत है, ये जितने पुराने सफ़रनामे हैं जो आज 30 साल पहले या 35 साल पहले लिखे गए, तो कभी आपको इत्तेफाक होता होगा उनको दोबारा देखने का? कोई ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिन पे आप चौंक जाते हो? कोई ऐसा किसी किताब के आगाज़ पे आप ये सोच रहे हो कि क्या ये मैंने लिखा है, और आपको वो तहरीर बड़ी अजनबी सी लगे, या अजनबी से मुराद ये है कि आपको हैरत में डाल दे, अपना ही लिखा हुआ? तो कभी ऐसा लगा है? एक्चुअली जो उम्र बढ़ती है ना जी, तो कुछ चीज़ें भूलती भी जाती हैं, तो फरामोश करता चीज़ों में ये किताबें भी हों। ज़ाहिर है कि मैं वो 75-76 किताबें मुझे याद तो नहीं है, लेकिन चंद एक का आगाज़ जो है या कोई अगर मैंने पूरी पढ़ी है तो एट टाइम्स खुशी होती है कि ये मैंने लिखा है, और कहीं ये भी ख्याल आता है कि किस तरह मेरे ज़हन में आया। तो मसलन अच्छा क्लीशे है कि अगर नावल का आगाज़ अच्छा हो, पहला फ़िक्रा अच्छा लिखा जाए, तो समझे कि आधा नावल लिखा गया अच्छा। जी, इसी तरह इसी को मैं मुंतबिक करता हूँ सफ़रनामों पे, अपने सफ़रनामों में, ठीक, कि अगर उसका आगाज़ अच्छा हो गया ना, और ये मैं बहुत देर तक सोचता रहता हूँ, ये नहीं मैं करता कि भाई डे 1 पे हमने ये किया, कि आगाज़ कहाँ से करना है, इसका जो सिरा कहाँ है, गुंजलक है सारा कुछ, कोई एक सिरा हाथ आ जाए तो वहाँ से फिर चल पड़ता है सिलसिला। जिस तरह देवसाई का जो आगाज़ है उसके ऊपर वीडियोज़ बेशुमार बन चुकी हैं, तो वो मेरा ख्याल आपको याद होगा, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन कुछ इस तरह है कि मैं देवसाई का एक बादल हूँ और मेरी शबाहतें अजीब हैं, और मैं देवसाई का एक फूल हूँ और मुझ जैसे फूल और कहीं नहीं खिलते, और मैं देवसाई का एक रीछ हूँ जो सिर्फ देवसाई पे मिलता है, और मैं खुद देवसाई हूँ, दुनिया के बुलंद तरीन मैदानों में से एक। तो यहाँ से उसका आगाज़ होता है। अब इस आगाज़ के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ कि देखिए देवसाई जो है अगर डिपिक्ट करना हो तो ये 3 चीज़ें, रीछ, बादल और फूल। जी, ठीक। तो इसी तरह ये जो किताब है इसका भी सिरा मुझे मिल गया कि भाई वाकई बड़े अरसे के बाद इसको मैंने लिखा, वो भूल चुका था बहुत कुछ, तो इसलिए उसका आगाज़ है। डॉक्टर साहब, आप गिलगित से सीधे गोपस चले गए और आपने गाकूश में क़याम नहीं किया। इस सफ़रनामे में कारी जो है वो ये इंतज़ार कर रहा होता है, मैं अपने तौर पर अपने हवाले से बात कर रहा हूँ कि एज अ कारी मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि शायद आप गिलगित से गाकूश जाएंगे और गाकूश का एक तफसीली जिक्र जो है वो हमें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये क्योंकि पुराने दौर था और आप सीधा गोपस गए। और गाकूश के हवाले से मेरा सवाल ये है कि आपने कभी किसी और एक्सपीडिशन में आते जाते, याक सराय या किसी और एक्सपीडिशन में, गाकूश में आपका क़याम तवील रहा, और गाकूश की जो वुसअत है और उसकी जो दरिया का फैलाव है उसने आपको मुतासिर किया? देखिए हमारी नज़र में उस ज़माने में गाकूश था ही नहीं, ना ही खिज़र था, वो इतने वेल नोन नहीं थे। वो जो शेरे थे शोहरत के वो बंधे हुए थे हुंजा के, नगर के, स्कर्दू वगैरह के, इन वादियों की तरफ कोई कम जाते थे लोग। लेकिन ये है कि मुझे ये याद है कि उसकी जो वुसअत थी दरिया की, क्योंकि एक दफ़ा जब हम उधर से उतरे हैं इधर वादी यासीन में उतरे हैं और उसके बाद आगे आए हैं, तो तब मुझे मौका मिला उस पूरे खित्ते को देखने का, एंड आई फील कि ये किसी तौर बाकी नॉर्थ से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा खूबसूरत इसलिए है कि उस तरह अभी स्पॉइल नहीं हुआ कमर्शलिज्म से। तो वो मैं उसकी वुसअत से मैं मुतासर हुआ था। लेकिन मैं ये कहूँ कि भाई वहाँ मैंने कुछ देर क़याम किया, सवाई वहाँ पे किया था गोपीस में, और वहाँ भी मेरे बेटे के अपना दोस्त के वालिदैन थे, को राजा वगैरह, तो उनकी वजह से हम रुके थे। लेकिन मैं सरसरी गुजरा यहाँ से, इसको डिटेल में नहीं देखा। डॉक्टर साहब, आपने अपनी किताब में एक बड़ा ही खूबसूरत फ़िक्रा लिखा है तारीख़ के हवाले से, आर्कियोलॉजी के हवाले से, जो हमारे रवैये हैं। क्या खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है। आपने लिखा है कि हमने अपने माजी की बाज़याफ्त के हवाले से सिर्फ, और वो भी किसी हद तक, मोहनजोदड़ो महरगढ़ को अपनी तहकीक का मौजू बनाया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और महरगढ़ को अपनी तहकीक और तवज्जो का मरकज़ बनाया है, जबकि शुमाल के पहाड़ों की जानिब हमने कभी निगाह नहीं की। क्या आज भी मतलब आप यही समझते हैं कि शुमाल के हवाले से हम जो है वो गाफिल हैं, स्पेशली उसकी जो आर्कियोलॉजी है, उसकी तारीख़ के हवाले से,
कुछ बड़े लोगों ने यकीनन काम किया है, दानी साहब से लेके कई ऐसे बड़े लोग हैं, लेकिन ओवरऑल जिस लेवल का, जिस सतह का, जिस बड़ी सतह पे, जिस बड़े पैमाने पे शुमाल को स्टडी करना चाहिए, उसकी हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी और आसार कदीमा के हवाले से, वो यकीनन हम नहीं कर पाए। आप आज भी यकीनन इसी हवाले से मायूस होंगे कि शुमाल जो है उसके हवाले से हम गाफिल रहे हैं। देखें, ये जितने भी होते हैं ये क्लीशेज और भेड़ चाल होती हैं। मैं भी बात करूंगा तो मैं मोहनजोदारो की करूंगा और मेहरगढ़ की करूंगा और हड़प्पा की करूंगा, और तमाम लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करना चाहते हैं वो इसी तरह बात का आगाज़ करते हैं। लेकिन वहाँ जो मुझे इंडिकेशंस मिली, मसलन ये तारीख़ में है कि आज ऑलमोस्ट 700-800 साल पहले शायद तिब्बतियन आर्मी इधर से आई थी, वहाँ से वो जो दर्रा है अभी मेरे जहन में आ जाएगा, जब मैंने भी क्रॉस किया था, और वो इन इलाकों में आई थी। यानी यहाँ पे बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस था और यहाँ पे बुद्धिस्ट मौजूद थे। और एक मैं ऐसी खातून को मिला था जो वहाँ पे जो कदीम कब्रिस्तान जो है यासीन वगैरह में, वहाँ खुदाई कर रहे थे, और वहाँ पे मैंने कहीं लिखा भी है कि उसको हज़ारों बरस पुराने परिंदे मिले थे सोने के, और वो बुद्ध के थे। इसी तरह वो जो एक पहाड़ है जिसके ऊपर कहते हैं कि एक डायनासोर या अजदहा जो किसी ने कत्ल किया था उसकी हड्डियाँ नज़र आती हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि जी वहाँ पुरानी हड्डियाँ भी हैं और चीज़ें भी हैं और बिल्डिंगें भी हैं। तो वहाँ पे है सारा सिलसिला। लेकिन हमारी मतलब कि हम किसी तरफ भी सोच जो नहीं करते, तो अपने मुल्क की तरफ नहीं करते, तो इन चीज़ों की तरफ कहाँ करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो उसका अतार साहब आपने कहा है कि वादी फंडर एक ऐसा हीरा थी जिसकी तराश खराश पर किसी ने तवज्जो नहीं की थी, यानी उस वक्त जब आप लिखते हैं, उस वक्त जब आपने ये सफ़र किया था, और आपने कहते हैं कि खुदा का शुक्र कि वो अभी तक ना तराशीदा थी, अगर तराशी जाती तो वादी कागान हो जाती। तार साहब अब किसी हद तक ये होना शुरू हो गया है, ज़मीनें बिकना शुरू हो गई हैं, फंडर जो आपने देखा आज से 25-30 साल पहले उससे अब काफ़ी तब्दील हो रहा है और बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। हमारी दुआ तो यही है कि वो फंडर जो है वो बिल्कुल ऐसी रहे जिस तरह की है, और पाकिस्तान में वो बिल्कुल एक मुनफरिद सरजमीन है अपनी लैंडस्केप के हवाले से। आपका ये दिल करता है कि फंडर जो है उसको किसी नेशनल पार्क ऐसा बना दिया जाए ताकि कम से कम हम फंडर को तो महफूज कर पाएँ। बाकी दर्जनों ऐसे खूबसूरत तरीन सियाहती मकामात हैं जिनको हमने बर्बाद कर दिया, लेकिन कम अज़ कम हम फंडर को तो महफूज कर पाएँ। मकान बात ये है कि वो नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता, तो मैं वो तूती बजाता हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब देखें ना कि भाई मैं ख़ास तौर पे जब प्रेसिडेंट लगारी ने मुझे वहाँ पे उज़्बेकिस्तान रोड उस ज़माने में बड़ा शोरा था, हमारे यहाँ शोरा होता है ना, फिर दब जाती थी कि जी ये बन रही है और वस्त एशिया नज़दीक आ जाएगा और हम वस्त एशिया में घोड़े दौड़ाते चले जाएंगे, उनके ऊँट इधर आएंगे वगैरह। जिस तरह ये मोटरवे बनी थी तब भी यही समरकंद और बुखारा, ये हम फैंटसी में रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं और खुश करने के लिए ख़ास तबकों को। तो वो जो थी क्या नाम है रोड, उज़्बेकिस्तान रोड, उस सिलसिले में प्रेसिडेंट लगारी ने मुझे बुलाया प्रेसिडेंट हाउस। वो बाकी जो कुछ हुआ बाद में जो स्कैंडल हुए उनको छोड़िए, तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा जी ये सिलसिला है, वहाँ पे 2 ग्लेशियर्स भी हैं और वगैरह वगैरह। मैंने आई स्टिल रिमेंबर उनसे ज़ाती तौर पे तब दरख्वास्त की थी, आज 25 साल हो गए, कि जी एक फेरी मेडोज़ जगह है और वो दुनिया में सबसे खूबसूरत मंज़र है फेरी मेडोज़ का, और मैं कुछ अर्सा पहले वहाँ पे गया हूँ, मैंने किताब भी लिखी है। तो मुझे खदशा है कि वहाँ लोग जब जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ सड़क बन रही है, मैं तो वो बोर्डर रिज से गया हूँ, तो वहाँ लोग जाना शुरू कर देंगे, तो क्या आप उसको नेशनल पार्क में नहीं बदल सकते? अभी वक्त है। अब ये कि उनको एक तो पता ही नहीं था कि जगह कहाँ है, और बाकी हमारे बेशतर पॉलिटिशियंस का ये मसला ही नहीं है कि कोई नेशनल पार्क बनाया जाए, म्यूज़ियम बनाया जाए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए कुछ, मतलब उनके और मसाइल हैं, इनको वो अहम नहीं समझते। जिस तरह एक साहब ने कहा था कि वो कल्चर का क्या है, आप समझते हैं कि हमारी ये फ़लाँ तामीर से ये कल्चर
तबाह हो जाएगा तो और बना लेंगे। तो मतलब इस किस्म की चुनाचे उसको अगर आप बना भी लेंगे, डिक्लेयर कर देंगे। अब देवसाई को नेशनल पार्क आपने डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ क्या हुआ? वहाँ दिन में 5000 बंदे जा रहे हैं, वहाँ गंद फैला रहे हैं लोग बड़े पानी के करीब, वहाँ कैंपिंग साइट्स बनी हुई हैं। तो या तो फिर आपको उसको प्रिजर्व करें, जिस तरह के नेशनल पार्क को करते हैं आप दुनिया भर में जहाँ करते हैं, कि आपकी बाकायदा तलाशी लेते हैं कि आपके पास थ्रो करने के लिए चीज़ तो नहीं, वहाँ फेंक के तो नहीं आ जाएंगे। और ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बगैर इजाज़त के वहाँ एक ईंट भी लगाई जा सके। चुनांचे नेशनल पार्क अगर कोई डिक्लेयर कर सकता है तो वहाँ के लोकल खुद लोग कर सकते हैं जो अवेयर हैं उसकी इम्पोर्टेंस को, कि वो इसको महफूज करें। हुकूमतों की तरफ मत देखें, वो कुछ नहीं करेंगे। नाज़रीन, आपने तार साहब की गुफ्तगू सुनी और तार साहब की जो बातचीत है उसके वाले से कुछ दोस्त ज़रूर हैरान होंगे कि किताब का उन्वान जो है वो चित्राल दास्तान है और बात वादी गेज़र की हो रही है। अच्छा, ये इब्तदा में कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ अब्वाब हैं जो कि गेज़र से मुतल्लिक है, क्योंकि तार साहब ने जो सफ़र इख्तियार किया चित्राल की जानिब वो गिलगित से किया और यहाँ से गाकूच और गुपस और फिर यासीन वैली और यहाँ से होते हुए फंडर और शंदूर को क्रॉस किया। मैंने ये समझा कि एक तो चित्राल दास्तान किताब का क्योंकि ये हिस्सा है इसलिए इस पर बात करनी ज़रूरी है। और फिर तार साहब जिस अहद में गए तो डेफिनेटली वो आज के गेज़र से मुख्तलिफ होगा, तो इसलिए भी गुफ्तगू करनी ज़रूरी है। हम बहुत जल्द जब दर्रा जो शंदूर है वो क्रॉस करेंगे तो उसके बाद चित्राल की सरजमीन पे होंगे। चित्राल के रसूम व रवाज, चित्राल की सकाफ़त, चित्राल की खूबसूरतियाँ, चित्राल की कहावतें और चित्राल की तारीख़ और ये तमाम चीज़ें जो हैं इन पर बात करेंगे। चित्राल बहुत खूबसूरत है और चित्राल दास्तान जो किताब है ये बहुत ही कमाल है, ज़रूर पढ़िएगा। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपको दिखाते हैं, इनफेक्ट आप देख ही चुके होंगे ऑन सोशल मीडिया, बट इट वाज इंपॉर्टेंट कि हम भी इसकी बात करें। कल पाकिस्तान की पहली इंडिजिनस लोकली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नूर ई उसको लॉन्च कर दिया गया, इनफैक्ट रिलीज कर दिया गया, उसके फोटोज और उसकी अनवीलिंग की गई और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑन दिस 75th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। आपको बताएं ये पहली गाड़ी है जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के तौर पे तैयार की गई है, जो कि 220 वोल्ट से चार्ज होती है, 210 किलोमीटर करती है एक चार्ज के अंदर। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ ही अरसे में इसकी प्रोडक्शन बाकायदा तौर पे स्टार्ट कर दी जाएगी और ये शायद कुछ मिलियन में 3 या 4 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर दिस इज बीइंग सेट कि उसके अंदर अवेलेबल होगी पाकिस्तानीज के लिए। और यहाँ पे ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ओवरसीज पाकिस्तानीज और कुछ लोकली पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं उन्होंने मिलकर इसको बनाया है। डाइस एक कंपनी है जिन्होंने मिलकर इसको फॉर्म किया है और उनकी ये प्रोडक्ट सामने आई है। कल इसे बीच लग्जरी होटल के अंदर अनवील किया गया और दिखाया गया और ये इसकी फर्स्ट लुक है जिस वक्त आपके सामने है। पाकिस्तान की पहली इंडिजिनस लोकली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कॉल्ड नूरी इज अनवील्ड इन कराची। वाओ, इट्स अ गुड अचीवमेंट। मुझे लगता है इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में है, पाकिस्तान में भी आना शुरू है। दैट्स प्रीटी गुड। चलिए जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम खाना खिलाते हैं। एज यूजुअल सुबह सुबह हम कभी कभी आपको खाना भी खिला देते हैं। देसी फूड में जी फरियाल राना आज हमें लेके जा रही हैं अंदरून लाहौर के जो देसी और सकाफती खाने हैं उसके हवाले से। एक रेस्टोरेंट है बारान, उधर किस तरह के खाने बनते हैं, किस तरह का टेस्ट होता है, इस हवाले से हमारा देखते हैं आज का देसी फूड। नाजरीन, आज मैं आई हूँ गुलबर्ग बारा में, जहाँ पर ऑथेंटिक देसी ट्रेडिशनल फूड तैयार किया जाता है। आए कस्टमर से पूछते हैं कि उनको इनके खाने की खास बात क्या लगती है और यहाँ का टेस्ट कैसा है। पुणे लाहौर में भी वही डिशेस मिलती हैं जो यहाँ मिल रही हैं, तो आपको टेस्ट कैसा लगा यहाँ का? मैं सारी उम्र हो गई मुझे अंदरूनी लाहौर से खाने खाते हुए। जो अंदरूनी लाहौर का जो ट्रेडिशनल जो टेस्ट है वो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। आप इसमें अगर आप कुछ भी कह लें, चिकन कढ़ाई हो गई या चिकन कबाब है और इसमें ब्रेन मसाला है और इवन ये गोलगप्पे वगैरह और भटूरे भी मैंने अभी खाए हैं। खास बात क्या लगी इनके खाने की आपको? एक तो हर चीज़ जो भी मैंने जो डिशेस मंगवाई हैं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फ्रेश बनी है अभी, और फूड क्वालिटी और फूड का जो टेस्ट है, जो टिपिकल लाहौर का जो ट्रेडिशनल टेस्ट है, मैं उससे कंपेयर करूं तो मुझे तो बिल्कुल सेम वही लगा ये। अच्छा, यहाँ की खास बात क्या लगती है आपको? यहाँ का जो एम्बियंस है और जो इसकी लोकेशन है
ये अप्रोचेबल है, राइट इन द मिड ऑफ द सिटी है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपने यहाँ क्या ऑर्डर किया था आज? हमने जी काफ़ी सारी चीज़ें खाई हैं, लेकिन एक कबाब बहुत अच्छे थे सबसे ज़्यादा, और जलेबी ज़बरदस्त, शानदार जलेबी। क्या खास बात लगी आपको कबाब की, जलेबी की? फ्रेश था, जलेबी क्रिस्प थी, बहुत ज़बरदस्त, परफेक्ट बिल्कुल। आपने क्या खाया आज यहाँ से? बारबेक्यू की चीज़ें खाई, चावल खाए, बड़ा अच्छा बना हुआ था, बहुत ऑथेंटिक लाहौर के जो खाने हैं उस किस्म का खाना था, बड़ा मज़ा आया। तो ख़ास बात क्या लगी यहाँ की आपको? मेरा ख्याल है कि साफ़ सुथरा, ताज़ा इंग्रेडिएंट्स जो थे, और चटपटा लेकिन एक हद तक अच्छा था। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर मोइज़ फरीद साहब। आप मुझे बताएं, आप ये काम कब से कर रहे हैं? Basically, we started this restaurant business in 2018. पहले we were located in Gaddafi Stadium. Now we've shifted to Gulberg Galleria. आपके रेस्टोरेंट का नाम बारा है, ये नाम रखने का ख्याल कैसे आया? Basically, Bara is 12 in Urdu. Food from the 12 gates of Lahore. That was the idea behind it. क्योंकि हर दरवाजे की अपनी कुजीन, एक अपनी स्पेशलिटी है, तो किसी ने कोई चीज़ खानी होती है तो वो उस अंदरून के उस हिस्से में जाके खाता है। तो किसी बंदे ने ट्रू एसेंस ऑफ लाहौरी फूड को कभी कैप्सुलाइज नहीं किया। सो वी वर द फर्स्ट वन हु डिड दैट, एंड द आइडिया वाज टू ब्रिंग इन द फूड फ्रॉम द 12 गेट्स ऑफ लाहौर अंडर वन अम्ब्रेला, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बारा। आप खाने में क्या क्या सर्व करते हैं? बेसिकली जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारी स्पेशलिटी जो है वो 12 दरवाज़ों में खाने हैं। तो जैसे आप स्टार्टर की बात करते हैं, आपको शायद कम ही रेस्टोरेंट में भटूरे मिलते हो, फ्राइड ओकरा जिसको भिंडी कहते हैं, ये भी कम लोग करते हैं। तवा चिकन हमारी एक सिग्नेचर डिश है जो हम 2018 से कर रहे हैं। उसके बाद हमारा तवा कीमा, हमारा लैम चॉप्स, मटन कढ़ाई, मद्रासी हांडी। सो लिस्ट ऑफ देसी कुजीन जो लाहौरी टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, नथिंग एक्सेप्ट फॉर लाहौरी टेस्ट, प्योर लाहौरी टेस्ट। कस्टमर खाने में ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? पहले छोटा सा मेन्यू है, लेकिन इस मेन्यू में जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो हमारा बीफ कबाब बहुत पसंद किया जाता है, तवा चिकन बहुत लोगों को पसंद आता है। रेस्टोरेंट का मेन्यू बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो आपने मेन्यू कैसे सेट किया था? हमने रेस्टोरेंट खोलने से पहले ऑलमोस्ट 50 डेज़ फूड ट्रायल किया है। रेस्टोरेंट रेडी था और उसके बाद हमने 50 दिन फूड ट्रायल किया, जो कि बड़ा मुश्किल होता है, लोग एक एक दिन कॉस्ट कर रहा होता है। सो 50 डेज़ वी ट्राइड एवरी डिश, हर तरह से बना के देखी, तो जो खुलासा निकला वो हमारी बेस्ट डिशेस थी जो अपने कस्टमर के लिए। आपके खानों की खास बात क्या है जो लोगों का इतना रश लगा हुआ है? मेरा ख्याल है जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मुनफरिद करती है वो ये है कि हमारा खाना फ्रेश बनता है, हम खाना प्री कुक रखते नहीं हैं। तो जब भी कोई कस्टमर खाना ऑर्डर करता है तो ये हमारा लाइव सेक्शन है, कस्टमर देख सकता है खाना उसके सामने बनता हुआ। आई थिंक कोई भी देसी रेस्टोरेंट ये इतना मुश्किल रिस्क नहीं लेता, क्योंकि हाइजीनिक इश्यूज होते हैं, फिर लोग यूजुअली अपने इंग्रेडिएंट्स भी दिखाना नहीं चाहते। वी वेरी ओपन अबाउट इट, आप जाके सामने देख सकते हैं खाना बन रहा है। तो मुझे लगता है ये हमारे रेस्टोरेंट की ऐसी यूएसपी जो किसी और देसी रेस्टोरेंट में बड़ी मुश्किल होती है। आपके यहाँ मशहूर शख्सियात तो आती होंगी? सबसे ज़्यादा मशहूर तो कस्टमर्स हैं जो हमारे पास आते हैं, उनसे ज़्यादा मशहूर क्या होता है, लेकिन वी बीन ऑनर्ड कि हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए हैं, जो कि आई थिंक इट्स बहुत बड़ी बात है। पॉलिटिशियंस आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरे लिए स्पेशल तवा पीस और हांडी आ चुकी है, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, इनका टेस्ट सेम वैसा ही है जैसे अंदरूने लाहौर से हम खाना खाते हैं। आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं कुछ डॉग्स के हवाले से, या यूजुअली एनिमल्स के हवाले से। हम चूँकि एनिमल वेलफेयर की बात नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी है, और मैं बात अपने तौर पे जो कहता हूँ कि इस ज़मीन पे जानवरों का उतना ही हक है जितना इंसानों का है। भाई हम ये बताएं कि कुत्तों का शिकार हर साल हज़ारों लोग होते हैं, हमें ये भी मालूम है। कुत्ते काट लेते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, अस्पतालों का रुख भी करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लोग गली मोहल्लों में फिरने वाले जो आवारा कुत्ते हैं उनसे मुतासिर होते हैं। पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों
कस्बों और देहातों में भी आवारा कुत्तों की बहुतात है और ये मसला अब एक कौमी मसला बनता जा रहा है। सिंध में तो बाकायदा तौर पर हुकूमती सतह पर एक मसला है जिसका कोई हल अभी तक सामने नहीं आ रहा और शहरियों ने खुद ही से इससे निजात हासिल करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता साल हुकूमत पंजाब ने एक प्रोजेक्ट बनाया था हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, जिसमें वैक्सीनेशन की जानी थी मुख्तलिफ ऐसे आवारा कुत्तों की और उनको मारने पर पाबंदी लगा दी गई थी। रिपोर्टेडली इस मनसूबे के लिए 74 मिलियन रुपए मुख्तस भी किए गए थे और 2,30,000 कुत्तों की वैक्सीनेशन की जानी थी, मगर सिर्फ 68,000 आवारा कुत्तों को ही इस कॉन्टेक्स्ट में केटर किया जा सका। इस हवाले से जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनका कहना है कि हमें मुकम्मल सहूलियात नहीं है, जिसके बायस अहदाफ हासिल नहीं हो सकते और बजाय इसके कि इन कुत्तों को की वैक्सीनेशन की जाए इनको मार दिया जाता है, जो कि मेरे बहुत बड़ा जुल्म है। और शहरी अपने तौर पे भी अपनी जान बचाने के लिए इस तरह से करते हैं। इसकी वजह क्या है और किस तरह से इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सकता है, इसी हवाले से बात करते हैं। नीज़ा खान हमारे साथ मौजूद हैं, एनिमल वेल एक्टिविस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। नीज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर इशू है। नीज़ा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँगी, सवाल मैं आपसे इसलिए करना चाहूँगी कि ये जो एनिमल राइट के हवाले से बात करने ना हमारी सोसाइटी में बड़ा एक वो कह लें अजीब सा समझा जाता है कि भाई जानवरों के हुकूक के हवाले से क्यों बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। तो ये जो कल्चर है इसके आगाज से ही हम बात करें, देन फिर हम इसकी जानिब आते हैं। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट अभी भी एलियन कॉन्सेप्ट है, इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सच हमें बहुत ज़्यादा यही सुनने को मिलता है कि यहाँ पे तो इंसान भूखे मर रहे हैं, तो आप लोग क्यों जानवरों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें या अगर आप वर्ल्ड वाइड ना भी देखें, आप पहले अपने मज़हब में ही देख लें। हमारे मज़हब ने इंसानियत का दर्स दिया है और जानदार, हर एक जानदार बराबर है और सबको जीने का हक है। तो ऑब्वियसली अगर इंसान के राइट्स हैं तो जानवरों के भी राइट्स हैं, ना सिर्फ जानवरों के बल्कि पौधों के भी राइट्स हैं। तो इस नज़रिए के तहत अगर हम देखें तो एनिमल राइट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ग्रेजुअली अब अवेयरनेस आ भी रही है लोगों में। ठीक है, तो आप किस तरह से काम कर रही हैं? ऑब्वियसली ये जो हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें, स्टेट लेवल पे प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, लेकिन उनके टारगेट्स को, उनके गोल्स को अचीव करना पॉसिबल नहीं होता। उसकी बहुत सारी रीजंस है, फैसिलिटीज़ का ना होना, लोगों को तमाम तर चैलेंजेस स्टेट लेवल पे भी रहते हैं। किस तरह से आप इस हवाले से काम? मसला असल में ये है कि जो लोग भी पॉलिसीज़ बनाते हैं ऑब्वियसली वो भी हम लोगों में से या आम लोगों में से ही आते हैं। तो जब आम लेवल पे इस इशू की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो पॉलिसी मेकर्स के लेवल पे भी इस इशू की अंडरस्टैंडिंग एज सच नहीं थी। तो ग्रेजुअली हाई पावर मीटिंग्स कुछ की और उनसे मुलाकात की, उनको कन्विंस किया, उनको समझाया कि ये एक इशू है जिससे लोग भी मुतासिर हो रहे हैं और ऑब्वियसली कुत्ते भी मुतासिर हो रहे हैं। उनकी तो डायरेक्टली जान जा रही है, क्योंकि डॉग बाइट्स के उतने केसेस नहीं होते जितने डॉग कलिंग के हो जाते हैं। एक कुत्ता अगर किसी एक बच्चे को काट ले तो वहाँ पे 50 कुत्ते मार दिए जाते हैं। अब अगर एक कुत्ता एग्रेसिव है, उसका बिहेवियरल इश्यूज हैं या वो रेबिड है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप 50 कुत्ते ही मार दो। आप उस डॉग को आइडेंटिफाई करो और उसका इंतज़ाम करो बाकायदा ह्यूमेन मेथड से, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा था। इस तरह की सिचुएशंस की बेस पर जो पॉलिसी है उसको प्रपोज किया गया और बाकायदा नोटिफाई किया गया और डिपार्टमेंट्स ने कोशिश भी की। अब जो डॉग्स न्यूटर होकर वापस सोसाइटी में छोड़े गए, क्योंकि TNVR का मकसद ये होता है कि सोसाइटी में डॉग्स को सेफ और फिक्स करके दोबारा छोड़ दिया जाए ताकि इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब ना हो। अब ये हुआ कि सोसाइटी में चूंकि एक्सेप्टेंस नहीं थी और पॉलिसी की अवेयरनेस भी नहीं थी, तो लोगों ने अपने ओन पे उनको मारना शुरू कर दिया। मारना इसलिए शुरू कर दिया कि लोगों में शुरू से एक फियर है कुत्तों से, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है कि कुत्ते के सामने कैसी बॉडी लैंग्वेज रखनी है। दूसरा मसला बहुत बड़ा ये था कि रिलीजियस मिसकंसेप्शन थी बहुत ज़्यादा कि कुत्ता जो है वो अपने करीब से भी गुजरने नहीं देना चाहिए और करीब से भी गुजरे तो इंसान नापाक होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी ऐसी रवायात नहीं मिलती हैं। तो इस तरह की वजूहात से लोगों ने इस चीज़ को अपने हाथ पे लेना शुरू कर दिया। और एक वजह एक और भी थी कि पॉलिसी में जो सज़ाएं थी वो वेग थी और क्लियरली ये भी नहीं बताया गया कि कौन से जो कोर्ट्स हैं वो इस मसले को केटर करेंगे, कौन सी अदालतें होंगी, कौन से जजेस होंगे, क्या लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट इसको हैंडल करेगा या सिविल जजेस होंगे। तो इस वजह से भी लोगों ने इस चीज़ को बहुत लाइट लिया और सोसाइटीज़ जो हैं प्राइवेट ख़ास तौर पे वो कुत्तों को उसी तरह मारती गई और इसमें गवर्नमेंट के बजट का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि एक कुत्ते को फिक्स करने, न्यूटर या स्पे करने में एक काफ़ी अमाउंट लगती है। अगर एक 3-4 हज़ार रुपये में फिक्स हुआ हुआ कुत्ता आप सड़क पर वापस छोड़ें और इसी तरह के 10 कुत्ते लोग इसी तरह से मार दें लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान भी है गवर्नमेंट का। तो बस यही
यही रिकमेंडेशन थी गवर्नमेंट को कि अगर आपने ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी थी तो उसके बाद लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी क्या सोल्यूशन है इसका, इस सारी सूरत हाल जो पैदा हुई भी है, अब क्या इसका हल देखती है? अभी इसका हल यही है कि डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो कि MCL है और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, वो आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर करे और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जो कि DCs को ऑर्डर्स देती हैं इस मसले के सल्यूशन के लिए, उनको चाहिए कि शॉर्ट टर्म सल्यूशंस की तरफ ना जाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म सल्यूशंस अल्टीमेटली नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि वो एक जुगाड़ टाइप चीज़ होती है। हमेशा जाना चाहिए हमें सस्टेनेबल सल्यूशंस की तरफ। सस्टेनेबल सल्यूशन है TNVR का। कुत्ते को पहले ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, उसको सर्जिकल मेथड के थ्रू न्यूटर करते हैं। न्यूटर करने से ये होता है कि वो बच्चे देने के काबिल नहीं रहता, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उसको वैक्सीनेट करते हैं रेबीज़ के ख़िलाफ़, जो हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा डर है कि हमें जब कुत्ता काट लेगा तो ज़ख्म होने के अलावा हमें एक ऐसी बीमारी हो जाएगी कि जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर कुत्ता ऑलरेडी वैक्सीनेटेड होगा तो वो अगर आपको काट भी लेगा तो एक आम सा जख्म जैसे आपको गिर कर चोट लग जाती टाइम कम है, ये सारे जो आप सॉल्यूशंस बता रही हैं साइंटिफिकली दे आर करेक्ट, दे शुड, दिस इज हाउ इट शुड बी, बट वी नो हमारे पास तो इंसानों पे लगाने के लिए पैसे नहीं है, कुत्तों पे कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करें? क्या किसी इंटरनेशनल कंपनी को एंगेज करें, कोई NGOs आए, कोई इंटरनेशनल बॉडीज आए, ये जो वर्ल्ड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आए, कैसे करें? ये ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी आ रही हैं और कोलैबोरेट कर रही हैं। पाकिस्तान में चूंकि अभी भी ट्रेंड नहीं है और इस कॉन्सेप्ट को एलियन कॉन्सेप्ट समझा जाता है, तो NGOs बहुत कम है, काम कर रही हैं तो छोटे लेवल पे। अभी फिलहाल जो सोल्यूशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेशन को बेहतर करें और जो एलोकेटेड फंड्स हैं उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए ताकि इस तरह के मसाइल ना हो। थैंक यू वेरी मच अनीसा, बहुत शुक्रिया। और आप बदस आपने सजेशंस भी दी कि डिपार्टमेंट्स का आपस में कांटेक्ट होना चाहिए। ये कैसा टॉपिक है जिसको हमें बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत है, चाहे स्टेट के हवाले से भी बात करें और इंडिविजुअल लेवल पर आवाम के लिए भी अवेयरनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बड़ा हैं। अच्छा वो नुकता अवेयरनेस का उठाया। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जानवर अपने राइट के लिए ना तो प्रोटेस्ट कर सकता है, ना फेसबुक ट्विटर पे स्टेटस लगा सकता है। सही बात तो उसके राइट्स को हम ही ने प्रोटेक्ट करना है, बीइंग ह्यूमंस, और ये हमारी बीइंग इंसान हमारी जिम्मेदारी है। डेफिनेटली इस पे हम मजीद भी कोशिश करेंगे, ऑन एंड ऑफ शोज करते रहें ताकि मजीद अवेयरनेस के हवाले से कुछ काम कर सके। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अब शो का वक्त चूंकि खत्म होने वाला है, लेकिन जाते जाते हम आपको एक्सरसाइज जरूर बताते हैं और हेल्थ और फिटनेस के हवाले से खुशी हमारे साथ मौजूद है। जी खुशी। थैंक यू उर्मिला, थैंक यू इमरान। सो गाइस, आज हम अपर बॉडी की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरे पास जितनी भी ख़वातीन आती हैं जो वांट टू डू अपर बॉडी, बिकॉज उनको लगता है कि अपर बॉडी करेंगी तो they'll get bulky. So guys, girls, you won't get bulky, you'll get stronger. ठीक है, आपका प्रोग्राम भी डिपेंड करता है क्या है। सो इट्स डिपेंड्स ऑन हाउ मच कार्डियो यू डू एज वेल। सो गाइज यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स। इससे पहले आपने वार्म अप करना है, जिसमें आपने जो है 30 जंपिंग जैक्स करने हैं, टोटसेस करने हैं और आर्म सर्कल्स करने हैं। देन यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स, और जो बिगनर्स हैं वो लाइट डंबल्स यूज़ करें। सो गाइज विल स्टार्ट विद बेंड ओवर रोज। ठीक है, यू हैव टू लीन फॉरवर्ड। मैं साइड से भी पोज दिखा देती हूँ आपको। पुश योर हिप्स बैक, लीन फॉरवर्ड एंड पंच डाउन एंड पुल द वेट अप एंड एल्बोज टक्ड इन, नॉट फ्लेयरिंग आउट, एंड ब्रीथ आउट एज यू पुल एंड स्क्वीज योर बैक. So you should be looking down, so make sure your back and spine is straight. Push and punch down. Pull and punch down. Breathe out. Second exercise would be for your shoulders. Elbows tucked in and side raises. Elbows जो हैं वही move हो रही हैं. Keep your chin up, and as you lift the weight up, twist and breathe out. Third exercise is bicep curls. Chest up, tuck your butt in, tuck your stomach in, and breathe in as you pull the weight up and breathe out. So guys, third exercise, you lean forward again. मैं इसे साइड पे दिखा रही हूँ ताकि आपको posture का पता लगे. Lean forward, back should be straight, lumbar is curved, and elbows pulled back and kick back. Extend your arms and breathe in, and जैसे आप lock करेंगे elbows को, breathe out. Same way, look down, make sure neck से spine तक आपकी back straight हो. Breathe in, extend, breathe out. So these are the 4 exercises. हमने बैक की एक की है, एक शोल्डर की है, 2 आर्म्स की है. So guys,
आप इसको 10 to 15 रेप्स कर सकते हैं, 5-6 राउंड्स। अगर आप लाइट वेट यूज़ कर रहे हैं तो आपने 20 रेप्स करने हैं, ठीक है, एंड 4 राउंड्स, ठीक है। ट्राई दीज एक्सरसाइजेज एट होम एंड इंशाल्लाह यू हैव मोर स्ट्रॉन्गर अपर बॉडी। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच खुशी। सुबह सुबह आप खुशी ने आपको एक्सरसाइज बता दी है, कोशिश कीजिएगा कि हम इसको घर पे ट्राई कर लें। लेकिन हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से इमरान, शो के जाते जाते हम आपको थोड़ी सी एक रिसर्च शेयर कर लेते हैं। दिस इज द एक्सरसाइज होती है नॉर्मली घरों में जो खवातीन काम कर रही होती है, हमें लगता है कि बस वो काम ही कर रही हैं और उनकी कोई उस तरह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। हम घर में जो काम कर रहे होते हैं, जैसे खाना बनाना है, घर की सफाई सुथराई है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, ऐसे छोटे छोटे काम हैं, उनको काम कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। और माहिरीन कहते हैं कि जो लोग अक्सर वर्जिश, घरेलू काम काज में मसरूफ रहते हैं, दोस्तों और जो आपके फ्रेंड सर्कल्स उनसे रोज़ाना मिलते हैं, उनमें डायमेंशिया का खतरा 35% तक कम हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो घर के काम काज भी जो खवातीन कर रही हैं, वो एक साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म माहौल तो रख रही हैं, लेकिन साथ साथ वो अपनी जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ है उस पर भी बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है, डायमेंशिया का खतरा बढ़ा है। तो लिहाजा जो खवातीन इसको सर दर्द समझती हैं घर के काम को, आपको फख्र होना चाहिए कि आप बहुत इसलिए जो खवातीन घरों पे काम करती हैं उनको अपने शौहर की हर बात याद होती है कि वो कहाँ गए थे, कब गए थे, किससे बात कर रहे थे। याद रखना है खवातीन, आप तो ये बहुत जरूरी है। मुनाफा हो जाता है ना, उधर से याददाश्त बच जाती है खवातीन के लिए। खैर ये अच्छी बात है जी, कामकाज कीजिए, अच्छी बात है, कामकाज करना चाहिए। मशरती हमारे मर्द हज़रात भी घर में काम किया करें, आपके लिए भी जरूरी है। हम कर रहे होते हैं ना तनकीद। हाँ ये सही करें। अच्छा जनाब, आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।